ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन, इट्स नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे समरी नोट्स से। किसका समरी नोट सर? कोर्ट प्रोसीजर व्हेन पार्टीज डोंट अपीयर। इसका मतलब क्या होता है सर, वो समझाइए। सबसे पहले देखो, ये हम लोग पर क्या रहे, सिविल प्रोसीजर कोड। अब सिविल प्रोसीजर कोड में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज हम लोग ये सीखने वाले कि अगर पार्टीज कोर्ट में अपीयर ना हो तो क्या होगा। अगर कोर्ट ने आपको बुलाया हाजिरी के लिए, ठीक है, आप गए नहीं तो क्या होगा। अगर एक पार्टी गया दूसरा पार्टी नहीं गया तो क्या होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले यहाँ पे। तो कोर्ट प्रोसीजर व्हेन पार्टीज डोंट अपीयर, ठीक है। नो शो मतलब आप अपीयर कर नहीं रहे हो, दोनों पार्टीज अपीयर नहीं किए तो क्या हो जाएगा। इफ नीदर पार्टी अपीयर्स द कोर्ट में डिसमिस द केस। कोर्ट क्या करेगा, केस को डिसमिस कर देगा। कोर्ट क्या करेगा बताओ, कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा केस को। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा केस को। नेक्स्ट, अगर प्लेंटिफ कौन, प्लेंटिफ मतलब जिसने केस किया वो एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन डिफेंडेंट प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है कोर्ट में। कोर्ट डिसमिसेस द केस अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स सम और ऑल ऑफ द क्लेम। अगर डिफेंडेंट जो है उनने एडमिट कर लिया कि हाँ जी मैंने ये गलती काम किया, ये गलत काम किया, तो ठीक है, प्रोसीडिंग चलेगा। प्लेंटिफ नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो डिफेंडेंट है उसने तो एडमिट किया कि उसने क्राइम किया, तो प्रोसीडिंग चलेगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट एडमिट नहीं कर रहा है और प्लेंटिफ भी कोर्ट में नहीं आया है तो क्या होगा, तो केस कैंसिल हो जाएगा, केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। फिर इफ़ एडमिटेड, अगर एडमिट हुआ तो क्या होगा, मतलब इफ़ एडमिटेड मतलब अगर डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है तो क्या होगा, कोर्ट अवॉर्ड अ डिक्री फॉर द एडमिटेड अमाउंट एंड डिसमिसेस द रेस्ट। ठीक है, कि जितना तुमने एडमिशन किया, जितना तुमने माना कि हाँ तुमने इतना पाप काम किया है, ये तुम मान रहे हो कि तुमने ये वाला जो चीज़ है, ये गलत काम तुमने किया है, ये ऑफेंस तुमने किया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कोर्ट तुमको डिक्री सुनाएगा, कोर्ट तुमको जजमेंट सुनाएगा एंड बाकी जो है डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 4-5 आइटम जो है प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर लगवाया हो, लेकिन जब हाजिरी देने का टाइम आया तब प्लेंटिफ नहीं था, सिर्फ डिफेंडेंट था। तो डिफेंडेंट ने सिर्फ इसमें से एक ही चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मैंने ये किया, बाकी नहीं किया। तो इसके ये वाला जो एक्सेप्टेंस हुआ है ना, जिस क्राइम का एक्सेप्टेंस इसने किया है उसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा, बाकी के लिए डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो, डिफेंडेंट एब्सेंट, अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है तो क्या होगा, कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, कि विदाउट द डिफेंडेंट, ठीक है, एक पार्टी नहीं है, डिफेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट प्रोसीड करेगा, कोर्ट सुनेगा, प्लेंटिफ का बात सुनेगा, और अगर डिफेंडेंट अपने को डिफेंड करने के लिए नहीं है तो उसके ऊपर केस ठोक के, जुर्माना ठोक के, हो सकता है जेल वगैरह ठोक के, उसके बाद जो है केस को बंद कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो, डिफेंडेंट नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, इसका मतलब क्या है कि जो डिफेंडेंट है उसको प्रॉपरली नोटिस ही नहीं मिला आने के लिए, ये एक हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है डिफेंडेंट अपीयर्स लेटर, डिफेंडेंट बाद में अपीयर हो रहा है कोर्ट में। ठीक है, ये दो हम लोग देखेंगे अच्छे से। डिफेंडेंट नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, अगर उसको प्रॉपरली सर्व नहीं किया गया, नोटिस आने के लिए सम्मन प्रॉपरली नहीं किया गया, तो क्या होगा, कोर्ट में इशू अ सेकेंड सम्मन, ये दूसरा सम्मन भेजेगा कोर्ट। ये कोर्ट क्या करेगा, दूसरा सेकंड सम्मन भेजेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टपोन द हियरिंग इफ इनसफिशिएंट टाइम वाज गिवन टू अपीयर ड्यू टू सर्विस इशू। तो पकड़ लो, जो सम्मन कोर्ट ने भेजा है डिफेंडेंट को वो इम्प्रॉपर टाइम में मिला है। मतलब पकड़ लो, मेरे को आज कोर्ट में बुलाया है लेकिन मेरे को आज ही मिला है नोटिस, और कोर्ट पकड़ लो 200 किलोमीटर दूर है मेरे घर से और मेरे को जाना है सुबह 7 बजे। पकड़ लो, ऐसा मतलब कोई कंडीशन हो जाए जहाँ पे तुम ट्रैवल करके पहुँच ही नहीं पाओगे, तुमको नोटिस जो मिला है वो बहुत नेग्लिजेंट टाइम के अंदर मिला है। समझ में आ रहा है ना, बहुत कम टाइम के अंदर मिला है नोटिस। तो अगर आपको नोटिस मतलब समन जो कोर्ट बुलाता है आपको, वही पेपर आपके पास बहुत लेट आया, तो ये आपका गलती नहीं है, तो ये दूसरा समन जाएगा जिसके कारण आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए। तो ये देखो, इसको अच्छे से देखना है एक बार। ठीक है भाई मेरे,
postpone the hearing if insufficient time was given to appear. Insufficient time was given to appear. Insufficient, फिर से देखो, insufficient time was given to appear due to service issue. Due to service issue, सर्व करने में टाइम देरी हो गया. Make plaintiff pay cost if the delay was their fault. Make plaintiff pay cost if the delay was their fault. अगर plaintiff के वजह से डिले हुआ है तो प्लेंटिफ उसका भरपाई करेगा. ठीक है, प्लेंटिफ के किसी कारणवश, प्लेंटिफ के कारणवश जो है डिले हुआ है उसको, इसको नोटिस मिलने में, ठीक है, तो इसका भरपाई जो है, इसका कॉस्ट जो है वो भरेगा, प्लेंटिफ भरेगा. ठीक है, ये समझ में आ चुका है. चलो, डिफेंडेंट अपीयर्स लेटर. क्या बोले? डिफेंडेंट अपीयर्स लेटर मतलब डिफेंडेंट कैन स्टिल पार्टिसिपेट. अगर वो बाद में आ रहा है तो डिफेंडेंट कैन स्टिल पार्टिसिपेट इवन विदाउट ए रिटन स्टेटमेंट बट माइट फेस कॉस्ट पेनल्टीज. उसको पेनल्टीज लग सकता है. ठीक है, उसको पेनल्टीज लग सकता है, खर्चा दे उसको हो जाएगा, क्योंकि पेनल्टीज लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, तुमने लेट अपीयर हो रहे हो. इफ द डिफेंडेंट हैज़ अ गुड रीजन फॉर नॉट अपीयरिंग इनिशियली द कोर्ट में अलाउ देम टू बी हर्ड. इसका मतलब ये होता है कि डिफेंडेंट के पास कोई पुख्ता जो है रीज़न है जिसके वजह से वो अपीयर नहीं हो पाया कोर्ट के सामने. तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट के सामने नहीं आया तो क्या होगा, है ना. अगर पार्टीज़ कोर्ट के सामने नहीं आया तो क्या होगा, वो तो हम लोगों ने सीखा है कि पार्टीज़ अगर पकड़ लो, दोनों पार्टीज़ नहीं हो आ रहा है तो क्या होगा, अगर प्लेंटिफ नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अगर डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो ये डिफेंडेंट एब्सेंट, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो क्या होगा. ये हम लोगों ने सीख लिया कि नहीं आ रहा है तो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा. लेकिन अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है, तुम्हारे पास वैलिड रीज़न है कि मैं इस कारणवश नहीं आ पाया तो क्या होगा. डिफेंडेंट अपीयर्स लेटर, बाद में वो आ रहा है, क्योंकि इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ अ गुड रीज़न फॉर नॉट अपीयरिंग इनिशियली. इनिशियली मतलब पहली बार जो तुमको बुलाया था तब तुम नहीं आ पाए, तो उसके लिए तुम्हारे पास गुड रीज़न है. अब ये गुड रीज़न हो सकता है तो क्या हो सकता है सर? गुड रीज़न बहुत कुछ हो सकता है. पकड़ लो फैमिली में कोई एक्सपायर कर गया बहुत नियर, पकड़ लो डैड, मॉम, ग्रैंड मदर, या तो आप जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया आपका, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आप जाते वक्त फेंट हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए. तो ऐसे बहुत अनसर्टेन सिचुएशंस के टाइम पे कोर्ट जो है आपको अलाउ करेगा टू बी हर्ड. मतलब कोर्ट सुनेगा आपका बात, बाद में भी सुनेगा. डिफेंडेंट अपीयर लेटर तो सुनेगा, आप बाद में आ रहे हो तब भी सुनेगा. ठीक है. सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री, इसका मतलब क्या होता है? डिफेंडेंट कैन अप्लाई टू हैव एन एक्स पार्टी डिग्री वन इशूड विदाउट देम सेट असाइड इफ का मतलब ये क्या है मैं आपको बता दूं. एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है? एक्स पार्टी डिग्री मैंने पहले आपको बताया कि उसके प्रेजेंस के बिना जजमेंट सुना देना, है ना. ये एक्स पार्टी विदाउट द डिफेंडेंट, एक्स पार्टी मतलब विदाउट द डिफेंडेंट. तो अगर एक्स पार्टी डिग्री हुआ है, एक्स पार्टी डिग्री जो है वो जज साहब ने अनाउंस किया है एक्स पार्टी डिग्री, तो उसको सेट असाइड कर देना. सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, दोनों का मीनिंग बहुत अलग है, इसको समझो अच्छे से. सेट असाइड करना एक्स पार्टी डिग्री को. एक्स पार्टी डिग्री का मतलब होता है डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं था, और डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं था लेकिन डिग्री सुना दिया गया है, मतलब कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है. तो उस जजमेंट को डिफेंडेंट चैलेंज कर सकता है, बोल सकता है कि इसको हटाओ, तुमने जो जजमेंट दिया इसको हटाओ. कौन से दो रीज़न है उसका? पहला है कि तुमने जो मुझको सम्मन भेजा है ना, कोर्ट सुनो ना यार, आपने जो मुझको सम्मन भेजा है वो प्रॉपरली सम्मन मेरे को आया ही नहीं. ठीक है, डेट के बाद आया, जिस दिन मेरा हाजिरी था कोर्ट में उसके बाद मेरे पास सम्मन आया. दूसरा, दे हैड अ गुड रीज़न फॉर नॉट अपीयरिंग. तुम्हारे पास कोई अच्छा खासा रीज़न है कि तुम अपीयर नहीं कर पाए. जैसे गुड रीज़न मैंने तुमको बोल रखा है, कुछ भी हो सकता है ना घर में, मतलब अनफॉर्चुन सर्कमस्टेंसेस के वजह से तुम आ नहीं पाए. ठीक है, तो तुम आ नहीं पाए और कोर्ट ने डिग्री सुना दिया, अपना जजमेंट दे दिया, तो उस जजमेंट को हटा के तुम बोल सकते हो कि इस जजमेंट को हटाओ, इसको सेट असाइड करो, इसको हटाओ, क्योंकि मेरे पास पुख्ता सबूत है, मेरे पास वैलिड रीज़न है कि मैं क्यों नहीं आ पाया. क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल. इसके बाद कोर्ट मे ग्रांट द रिक्वेस्ट विद कंडीशंस. एग्जाम्पल, पेइंग कॉस्ट, आपको एडिशनल कॉस्ट देना होगा, कोर्ट का खर्चा देना होगा, तब जाके तुम्हारा बात सुनेगा. देखो इसके बाद देखो, ए डिफेंडेंट हैज़ 4 रेमिडीज अवेलेबल इवन एक्स पार्टी डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट हिम. मतलब एक्स पार्टी डिग्री हमेशा डिफेंडेंट के अगेंस्ट होता है, याद रखना. एक्स पार्टी डिग्री का मतलब ये होता है कि डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है
और उसके प्रेजेंट ना होते हुए जजमेंट सुनाया गया है। ठीक है, तो अगर ये सारा कंडीशन है तो तुम्हारे पास जो है ना 4 रेमिडीज है। एक, ये देखो, इसको अच्छे से देख लेना है, 1 2 3 4, 4 रेमिडीज है। ये क्या क्या रेमिडीज है देखेंगे हम लोग। ही में फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री। तो अपील तो हमेशा तुम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपील हमेशा तुम कर सकते हो। तुम अपील कर सकते हो कि भैया तुमने जो जजमेंट सुना है उसके अगेंस्ट हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैलिड रीज़न है। ठीक है, और आपका जो एक्स पार्टी डिक्री है ना, इसको हटाओ, इसको हम लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते। देखो, ही मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट। वो रिव्यू के लिए भी मांग सकता है। एक तो अपील, दूसरा है रिव्यू। वो रिव्यू के लिए भी मांग सकते हैं, भैया रिव्यू कर दो, आप जो ये जजमेंट सुनाए हो, मेरा ये कंडीशन था, मेरा ये सिचुएशन था, हम नहीं आ पाए मिलॉर्ड, इसलिए आप जो है इसको रिव्यू करो। ही में अप्लाई, देखो अपील होता है उस कोर्ट के ऊपर वाले कोर्ट के पास। ठीक है, लोअर कोर्ट है, इसके ऊपर जो कोर्ट होगा ना उसको तुम करोगे अपील, और ये जो लोअर कोर्ट है इसी को करोगे तुम रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करोगे उसी लोअर कोर्ट को। लेकिन अपील क्या होता है, उसके ऊपर वाला जो कोर्ट है उसमें तुम जाते हो कि भैया सुन दो मेरा बात जो है वो थोड़ा सुन के देखो। अच्छा, ही में अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री है, वो अप्लाई कर सकता है फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। उसके बाद अ सूट कैन ऑल्सो बी फाइल टू सेट असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड बाय नॉट सूट शेल लाइफ और नॉन सर्विस ऑफ समन। इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसा है, बात है कि फ्रॉड हुआ किसके साथ, डिफेंडेंट के साथ। कैसा फ्रॉड, उसको प्रॉपरली जो है ना नोटिस नहीं भेजा गया है, समन नहीं भेजा गया है, और ये प्लेंटिफ का चाल था। ठीक है, तो इसके लिए तुम केस कर सकते हो। किसके ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर। समझ में आ रहा है, प्लेंटिफ के ऊपर तुम केस कर सकते हो, कह सकते हो कि भैया तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर केस करते हैं, क्योंकि तुमने एक्स पार्टी डिग्री हत्या लिया है, एक्स पार्टी डिग्री अपने नाम कर लिया है, मतलब मेरे एब्सेंस में ही तुमने अपना जजमेंट लेके तुम निश्चिंत हो, तुम खुशी हो। ठीक है, ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ और इसलिए मैं आपके ऊपर केस करता हूँ। ये 4 कंडीशन हो जाएगा। क्या ये 4 कंडीशन याद रख पाओगे? फटाफट बताओ। इतने अच्छी तरीके से मैंने ड्राफ्ट करके रखा है ना भैया, ये नोट्स जो है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इतना ब्यूटीफुली तुमको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट का मटेरियल जब तुम पढ़ोगे लगेगा कि यार छोड़ देते यार ये टॉपिक, लेकिन जो मैंने ड्राफ्ट किया है ना इसलिए तुम छोड़ नहीं सकते। पहला क्या है, अपील, दूसरा क्या है, रिव्यू, तीसरा क्या है, अप्लाई, लास्ट में क्या है, केस फाइल करना, सूट फाइल करना। ठीक है, सूट फाइल करना, ये फाइल करना, सूट, यहाँ पे रिव्यू, यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे अपील। तो ये 4 तुम याद रख पाओगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर आप होते हुए क्या दिक्कत सर। ये है रिव्यू, इसके बाद है ये अप्लाई करना। ठीक है, ये सूट फाइल करना। ये 4 तुम याद रखो, तुम्हारा ज़िंदगी आसान। उसके बाद सर बताओ उसके बाद क्या करना है अपने को? उसके बाद देखो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना डिस्कवरी एंड इंटरोगेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डिस्कवरी, इंटीग्रेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है समझाता हूँ मैं धीरे धीरे। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रेटरीज, ये इंटरोगेटरीज जो है ये हम लोग अलग से करेंगे, डिस्कवरी को अलग से करेंगे, सब अलग अलग करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, जो ड्राफ्टिंग है ना भाई, मेरे फैन हो जाओगे तुम मेरे। अच्छा देखो, डिस्कवरी का मतलब समझते, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ऑपोजिंग पार्टी इन अ लॉसूट। ऑपोजिंग पार्टी, तुमको अगले पार्टी से अपने पास इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तुम्हारे जो ऑपोजिट में पार्टी है ना, ऑपोजिशन है, उससे तुमको क्या करना है बताओ? उससे तुमको क्या करना है बताओ फटाफट? उससे तुमको ऑब्टेन करना है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स। कितने प्रकार के डिस्कवरी हो सकता है? टाइप्स ऑफ डिस्कवरी, इंटरोगेटरीज, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो क्या लिखा है,
रिटन क्वेश्चंस द पार्टी आस्क द अदर साइड टू आंसर अंडर ओथ। ठीक है, ये एक प्रकार का हो सकता है। मतलब ओथ में, मतलब ये जो कोर्ट में सेशन होता है ना, कोर्ट में ये पूरा सेशन चलता है, वहाँ पे तुमको जो है जज जो है तुमको पोडियम पे बुला के बोलते कि भैया कसम काट के सॉरी कसम खा के बोलो कि तुम जो है सच बोलोगे। ओथ पे ना, तुम ओथ ले रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। तो ये क्या होता है, ये ओथ होता है ना। अब इस ओथ पे तुम जितना भी इंफॉर्मेशन उससे ले पाओगे वो एक प्रकार का इंटीग्रेटरी है। इंटरोगेटरी रिटन क्वेश्चंस द पार्टी आस्क द अदर साइड टू आंसर अंडर ओथ। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चंस रिटन रहेगा और दूसरा अगला पार्टी जो है ओथ पे तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब देगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिक्वेस्टिंग द अदर साइड टू प्रोड्यूस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है, पकड़ लो एक घर जो है ना, एक घर से रिलेटेड, एक लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है। अब इस लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, तुमने इल्ज़ाम लगाया दूसरे पार्टी के ऊपर कि भैया ये लैंड तुम्हारा नहीं है, ठीक है, और वो क्लेम कर रहा है कि वो लैंड उसका है। तो तुम उस पार्टी को कह सकते हो तुम अपना पेपर वर्क लेकर आओ, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, अपना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेकर आओ। ठीक है, तो तुम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो दैट तुम रिव्यू कर पाओ, है ना। समझ में आ रहा है, तुम्हारा वकील रिव्यू करेगा। अच्छा, ये समझ में आ चुका है टाइप्स ऑफ डिस्कवरी। ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड द ओपोनेंट्स केस, तुमको समझने में आसानी होगी, है ना। लर्न अबाउट द फैक्ट एंड एविडेंस दैट दे विल रिलाई ऑन, सपोर्ट योर ओन केस, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट स्ट्रेंथन्स योर आर्ग्यूमेंट। तुम इंफॉर्मेशन उससे लोगे सो दैट तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रांग हो पाए, तुम्हारा पक्ष जो है वो स्ट्रांग हो पाए। नैरो द इशू, आइडेंटिफाई फैक्ट्स दैट आर नॉट डिस्प्यूटेड, फोकसिंग द केस ऑन कंटेस्टेड पॉइंट्स। तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा चीज़ इरेलीवेंट है, तो जो रेलेवेंट है उस पर फोकस करोगे तुम। क्या ये समझ में आ रहा है। उसके बाद सेव टाइम एंड रिसोर्सेस, अवॉइड अननेसेसरी स्टेप्स बाय प्रूविंग एडमिशन बिफोर हैंड। इसका मतलब ये है कि तुम अननेसेसरी कोर्ट का टाइम मत व्यर्थ करना, ठीक है। तुम अपना टाइम भी खराब करोगे, उसका टाइम भी। तुम सीधा उससे डॉक्यूमेंट मांग लोगे तो तुमको पता चल जाएगा ना कि उसके बाद डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो कोर्ट का टाइम भी बचेगा। अननेसेसरी तुमको पहले से ही जो है तुम बोलोगे ये मिलॉर्ड ये ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे तुम्हारा पक्ष जो है वो वीक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा पक्ष जो है वो वीक ना हो। नेक्स्ट है डिस्कवरी बाय इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, हु कैन यूज इंटरोगेशन, मतलब वही आस्क करना। एनी पार्टी इन लॉ सूट कैन सबमिट रिटन क्वेश्चंस आपको, आप भेजते हो उनको कि भैया ये क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है इंटरोगेटरीज, टू द अदर पार्टी, बट दे नीड कोर्ट अप्रूवल फर्स्ट। सबसे पहले कोर्ट्स का अप्रूवल लेने के बाद वो रिटन क्वेश्चंस भेजेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरोगेटरीज, ठीक है। अच्छा, व्हाट कांट बी डिस्कवर्ड थ्रू इंटरोगेटरीज, क्या हम लोग की वो क्या चीज़ है जो हम लोग इंटरोगेटरीज से डिस्कवर नहीं कर सकते, मतलब आप पूछ नहीं सकते इनडायरेक्टली। आपको बोलो सिंपल भाषा में कि आप पूछ नहीं सकते, आप उससे मांग नहीं सकते, आप रिटन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। कौन से टॉपिक पे, देखो ओपोनेंट्स एविडेंस, यू कैन नॉट आस्क अबाउट द डिटेल्स सोनली रिलेटेड टू द अदर साइड्स एविडेंस और केस स्ट्रैटेजी। उनका एविडेंस, तुम्हारे पास कौन सा एविडेंस है दिखाओ मेरे को, ऐसा नहीं पूछ सकते भाई मेरे। अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस बिटवीन द अदर पार्टी एंड देयर लॉयर इज ऑफ लिमिट। लॉयर को पैसा देके, घूस देके तुम मुझसे नहीं पूछ सकते कि तुम्हारा क्लाइंट जो है ना क्या क्या करने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, या फिर तुम क्लाइंट जो है, समझ में आ रहा है, क्लाइंट का जो कुछ भी प्लान है तुम मेरे को बता दो। ये कॉन्फिडेंशियल है लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच में, तुम जाके नहीं पूछ सकते तुम्हारे ओपोनेंट के लॉयर को। पब्लिक इंटरेस्ट, इन्फॉर्मेशंस दैट वुड हार्म पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस आप पूछ नहीं सकते। फिशिंग एक्सपीडिशंस, इसका मतलब होता है क्वेश्चंस दैट आर वेग एंड स्पेक्यूलेटिव एंड डोंट टारगेट स्पेसिफिक फैक्ट्स आर नॉट अलाउड। उल्टा सीधा क्वेश्चन करना, उल्टा सीधा अननेसेसरी क्वेश्चन करना जो कि आपके केस से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, वैसा क्वेश्चन अलाउड नहीं है। उसके बाद बेसिकली इंटरोगेटरीज should focus on concrete information relevant to the case, not to be used to fish for unknown details or prey into privileged communications, ठीक है। तो privileged communications, private communications के बीच में तुमको घुसना नहीं है और तुमको फिशिंग नहीं करना है। फिशिंग मतलब उल्टा सीधा चीज़ जो है तुमको पूछना नहीं है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। चलो
ये कंप्लीट हो चुका है डिस्कवरी बाय इंटरोगेशंस, एंड ये डिस्कवरी हो चुका है। फिर हम लोग करेंगे डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या करेंगे? डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स। देखो क्या है, What documents can be discovered? Any document in the opposing party's possession or control that are relevant to the issue in the case. जैसे कि वो ज़मीन का कागज, वो relevant है, तुम डिस्कवर कर सकते हो। How to obtain documents discovery? कोर्ट ऑर्डर, सबसे पहले कोर्ट का ऑर्डर लोगे, उसके बाद नोटिस भेजोगे प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये दो सबसे पहले कर लो, कोर्ट ऑर्डर और नोटिस। A party can apply to the court for an order requiring the other party to disclose relevant documents under oath. Notice, before the issue are settled in the case, a party can give notice to the other party to produce the document. ठीक है, failure to comply might prevent the other party from using those documents in evidence. मतलब तुमने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा उससे तुमने बोला कि भैया तुम्हारा पेपर जो है, तुम्हारा जो ज़मीन का कागज़ है उसका कॉपी हमको भेजो, हमको पता तो चले कि तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं। वो अगर फेल कर रहा है, वो अगर नहीं दे पा रहा है, वो अगर नहीं दे रहा है तुमको, सबसे पहले तो कोर्ट से ऑर्डर ले लोगे ना। तो कोर्ट तो हाजी, कोर्ट से तुमने मंजूरी ले लिया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, लेकिन फिर भी वो तुमको नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है तो वो बंदा खुद अपना पेपर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकता एज एन एविडेंस। वो अपीयर नहीं कर सकता अपना ही पेपर कोर्ट में, क्योंकि तुमने ओपोनेंट ने मांगा है, आपने जब मांगा है तो आपको मिला नहीं, आपको दिया नहीं, तो तुम अब कैसे, तुम जो डिफेंडेंट हो, तुम कैसे ये प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट के सामने? कोर्ट का ऑर्डर लेके तुमने मांगा था, ओपोनेंट ने मांगा था, लेकिन तुमने उसको भेजा नहीं। तो अगर नहीं भेजा है तो तुम खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो कोर्ट के सामने। कोर्ट परमिशन, डॉक्यूमेंट्स नॉट मेंशन्ड इन प्लेजिंग और एफिडेविट्स माइट ऑल्सो बी एक्सेसिबल विद कोर्ट परमिशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी है जो एफिडेविट्स में मेंशन्ड नहीं है, वो भी कोर्ट का परमिशन, मतलब अलग से तुम कोर्ट का परमिशन निकाल के मांग सकते हो। उसके बाद देखो ग्राउंड्स फॉर विथ होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स। विथ होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कि मैं तुमको नहीं दे सकता ये डॉक्यूमेंट। तो कौन से वो केसेस में तुमको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जा सकता? देखो, पार्टीज ओन एविडेंस, ये पार्टी खुद का एविडेंस है, ये ऑपोजिट पार्टी का एविडेंस है, तो ऑपोजिट पार्टी अपना एविडेंस थोड़ी तुमको देगा। फिर लीगल प्रिविलेजेस है, ये थोड़ा प्राइवेट लीगल मेरा जो है कॉन्वर्सेशंस है, ये मैं नहीं शेयर कर सकता। पब्लिक इंटरेस्ट, ये हम लोगों ने देखा है। डिनाइल ऑफ पोजेशन, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुमने मना कर दिया। ठीक है, चलो नोट, these are general guidelines, specific rules and procedures for documents discovery may vary depending on the jurisdiction। तो ये जनरल गाइडलाइन है। वैसे ये समझ में आ चुका है पूरा डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर इंटरोगेशंस, डिस्कवरी ऑफ इंटरोगेशन, डिस्कवरी, इंटरोगेशन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा समझ में आ चुका है सर। अच्छा, हियरिंग ऑफ द सूट, यहाँ से प्रोसीजर पूरा स्टार्ट होता है कि कैसे क्या होता है नहीं होता है, वो पूरा यहाँ पर है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला प्रोसीजर, ये वाला जो है ये आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा, ये डबल राइटिंग हो गया इसके ऊपर। ठीक है, वो कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे। अच्छा, फटाफट चलते हैं। हु ओपन्स द केस? द प्लेंटिफ हैज़ द राइट टू बिगिन प्रेजेंटिंग देयर केस फर्स्ट। ये क्या होता है कोर्ट रूम में, देख लो। Exception, if the defendant admits the fact by argue the plaintiff doesn't deserve the relief sought based on law or additional fact, the defendant opens the case। इसका मतलब क्या होता है, समझो इसको अच्छे से, इसको अच्छे से समझो। कोर्ट में कौन केस ओपन करता है सबसे पहले? कोर्ट में केस कौन ओपन करता है सबसे पहले? सर अपने को तो इतना पता है कि सर कोर्ट में जो है ना वो प्लेंटिफ जो है ना वो सबसे पहले कोर्ट में केस ओपन करता है, लेकिन एक्सेप्शन है, डिफेंडेंट भी कर सकते ओपन। कब? इफ़ द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट्स, वो एडमिट करता है फैक्ट, वो एडमिट करता है कि हाँ जी मैंने क्राइम किया है, लेकिन वो आर्ग्यू कर रहा है किसी रीज़नवश, किसी कारणवश। तो अगर उसने एडमिट कर लिया तो उसको ओपन करने दो ना, क्या दिक्कत है? डिफेंडेंट को ओपन करने दो केस। ठीक है, तो इफ द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट बट आर्ग्यूज द प्लेंटिफ डजंट डिजर्व द रिलीफ सॉट, इसका मतलब क्या है? मतलब वो एग्री कर रहा है कि हाँ मैंने क्राइम किया है, लेकिन
प्लेंटिफ जो रिलीफ मांग रहा है ना, वो रिलीफ प्लेंटिफ को नहीं मिल सकता या फिर नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिसने केस किया है उसको जो वो रिलीफ मांग रहा है, जो वो रेमेडी मांग रहा है, वो उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, वो लायबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, द डिफेंडेंट ओपन्स द केस। समझ में आ चुका है कौन से वो टाइम में डिफेंडेंट केस ओपन करेगा? जब डिफेंडेंट अग्री कर रहा है कि उसने क्राइम किया एंड एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहा है कि मैं एग्री करता हूँ कि मैंने एक क्राइम किया, लेकिन जो प्लेंटिफ है उसको ये रेमेडीज जो वो मांग रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। और ये क्यों नहीं मिलना चाहिए, तभी वो केस ओपन करके वो बोलेगा सबसे पहले। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग एविडेंस, multiple issue. If there are several issue to be proven, the party opening the case can choose present evidence for all issue at once, एक साथ दे सकते हैं, या फिर reserve evidence for some issue to respond to the other party's case। ठीक है, ये बाद में रिस्पॉन्ड कर सकता है। अच्छा, रिजर्विंग एविडेंस देखो, थोड़ा कष्ट करके इसको देख लेना। इफ एविडेंस इज रिजर्व्ड इट मस्ट बी प्रेजेंटेड आफ्टर द अदर पार्टी फिनिशेस देयर केस। ठीक है, failure to do so means the right to present the evidence is lost। Reserving evidence क्या? If evidence is reserved, it must be presented after the other party finishes their case। मतलब तुम देखो, तुम रिजर्व करके रख रहे हो एविडेंस। ठीक है, तुम रिजर्व करके रख रहे हो एविडेंस, तुमने सब एक साथ नहीं देना है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम सब एक साथ दे दो या तुम थोड़ा थोड़ा करके दो। अब थोड़ा थोड़ा करके जब तुम दोगे तो दूसरा तुम्हारा जो अपोजिट पार्टी है उसने जब अपना केस रख दिया, उसने जब अपना दलील दे दिया, उसने जब अपना साइड सुना दिया केस कोर्ट में, तो तब तुम प्रेजेंट करो इस एविडेंस को। अगर तुम एविडेंस को प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो कोर्ट में, तो वो तुम एविडेंस प्रेजेंट करने का जो तुम्हारे पास राइट है ना, ये जो राइट है ना, वो तुमने खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है? फेलियर टू डू सो मीन्स द राइट टू प्रेजेंट द एविडेंस इज लॉस्ट। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो इसको थोड़ा कष्ट करके ना लिख लेना है प्रॉपरली। मैंने बता दिया, डिक्टेट कर दिया यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इस की पॉइंट्स को काट दो, इसका कोई नेसेसरी नहीं है। आगे देखो, अपील। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? अपील। क्या देखेंगे? अपील देखेंगे। अपील हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। अपील कैसे करेंगे? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेकेंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 4 प्रकार के अपील्स है, धीरे धीरे देखेंगे। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, ओरिजिनल केस है, ये सेकंड थर्ड टाइम का अपील नहीं है, ये पहला अपील है। वेयर टू फाइल? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, ठीक है, आर फाइल्ड इन द कोर्ट सुपीरियर टू द वन दैट इशूड द डिक्री। जिस कोर्ट ने डिक्री इशू किया उसका ऊपर में जो कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट जो है, वहां पे तुम अपील करोगे। ठीक है, व्हाट कैन बी अपील्ड? डिक्री पास्ट एक्स पार्टे कैन बी अपील्ड, मतलब एक्स पार्टी डिक्री सुनाया गया, डिफेंडेंट के प्रेजेंट ना होते हुए सुनाया गया, तो तुम अपील करो। डिक्री इशूड विद बोथ पार्टीज कंसेंट कैन नॉट बी अपील्ड। अच्छा, डिक्री जो दोनों पार्टी अग्री कर रहा है कोर्ट में, दोनों पार्टी अग्री किया अपील के, ये जो जजमेंट सुनाया गया था ना, तब दोनों पार्टी ने अग्री किया कि ठीक है मैं अग्री करता हूँ इसको लेकर, तो तुम वो चीज़ जो है अपील नहीं कर सकते। फिर अपील फोकसेस ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ नॉट फैक्चुअल एरर्स। ठीक है, अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तुम कर सकते हो, ठीक है, फैक्चुअल एरर्स पे नहीं। इसका मतलब मैं तुमको ब्यूटीफुल समझाता हूँ। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है जो जज ने तुमको सुनाया ना, उस जजमेंट में गलती है, ठीक है, उस जजमेंट में उसको डिसाइड करते हुए जज को गलती हो गया, उसने कुछ लॉ तोड़ के तो उसने सुनाया होगा कुछ, ठीक है, जो लीगल नहीं है, ऐसा कुछ पकड़ लो। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये क्वेश्चनेबल लॉ, ये क्वेश्चनेबल डिक्री है जो क्वेश्चन किया जा सकता है। फैक्चुअल एरर्स नहीं, फैक्चुअल एरर्स मतलब पकड़ लो तुमको डिक्री में ना तुमको पेनल्टी भरने के लिए बोला है 2000, अब लिखने के टाइम में जज ने 2000 की जगह ना 2 लाख लिख दिया, तो उसके अगेंस्ट तुम अपील नहीं करोगे, अपील नहीं कर सकते। तो सर मेरे को 2 लाख देना पड़ेगा, नहीं भाई मेरे 2 लाख क्यों दोगे, 2000 दोगे। क्या कैसे? रिवाइज करके, रिवीजन करके तुम कोर्ट को बोलोगे जो तुम्हारा प्रेजेंट कोर्ट था जिसने डिक्री
तुमको दिया है उसी को तुम बोलोगे तुम एक बार रिव्यू कर दो सर, रिव्यू कर दो क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है, 2,000 की जगह 2 लाख लिख दिया आपने, ठीक है। एक्सेप्शन इन स्मॉल क्लेम्स केसेस वैल्यू अंडर 10,000 अपील्स आर जनरली नॉट अलाउड। 10,000 का केस है, कुछ पकड़ लो, 10,000 का मॉनेटरी जो वैल्यूएशन है केस का वो 10,000 है, जहाँ पे ये जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना वो 10,000 का है, पकड़ लो 10,000 के नीचे का है, कुछ भी केस हो सकता है 10,000 के नीचे का केस है, तो वहाँ पे अपील नॉट अलाउड, जनरली अलाउड नहीं है। अच्छा, सेकेंड अपील, व्हाट इज सेकेंड अपील? एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम अ डिसीजन मेड बाय ए लोअर अपीलेट कोर्ट। देखो सिंपल समझाता हूँ, ये तुम्हारा ओरिजिनल कोर्ट डिसीजन सुनाया, तुम चले गए ऊपर वाले कोर्ट में, इसको कहा जाता है अपीलेट कोर्ट। अब जब इसने डिसीजन सुनाया वो भी तुमको पसंद नहीं आया, तुम उसके ऊपर वाले कोर्ट में जा रहे हो, तो ये वाला कोर्ट कौन सा है पता है? ये वाला है हाई कोर्ट, ठीक है। ये हाई कोर्ट, ये अपीलेट कोर्ट, ये तुम्हारा ओरिजिनल कोर्ट। क्या है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल बोल दो, चलो ठीक है। व्हाट इज सेकंड अपील समझ में आ चुका है। ग्राउंड्स फॉर अ सेकंड अपील, द हाई कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अपील्स कैन बी फ्रॉम एक्स पार्टी अपीलेट का हो सकता है। एक तो हाई कोर्ट को लग रहा है कि हाँ सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ है भाई, मेरे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल पे से, और दूसरा है एक्स पार्टी वाला अगर केस है तब भी तुम अपील कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो, स्टेप्स इन सेकंड अपील। मेमोरेंडम ऑफ अपील क्लियरली स्टेट द स्पेसिफिक लीगल क्वेश्चन बीइंग अपील्ड। जो तुम अपील कर रहे हो ना वो क्लियरली स्टेट करो कि वो कौन सा रीज़न है, वो कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसके कारण तुमने अपील किया है। हाई कोर्ट रिव्यू, द हाई कोर्ट डिसाइड्स इफ अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट। अगर हाई कोर्ट को लगा हाँ ये क्वेश्चन तो बनता है, मतलब ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, यहाँ पे सीरियस मिस्टेक हुआ है, इफ येस दे फॉर्मुलेट द लीगल क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड, द रिस्पोंडेंट कैन आर्ग्यू अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंशियल लीगल क्वेश्चन। द हाई कोर्ट कैन कंसिडर अदर रेलिवेंट लीगल इशूज इवन इफ नॉट इनिशियली फॉर्मुलेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट को लगा कि हाँ गलती तो हुआ है अपीलेट कोर्ट से, तो वो एड्रेस कर सकता है वो लीगल क्वेश्चन। इतना समझ के रख दो बस, वो एड्रेस कर सकता है लीगल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, वो एड्रेस कर सकता है लीगल क्वेश्चन, और जो रिस्पोंडेंट है वो आर्ग्यू कर सकता है अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंशियल लीगल क्वेश्चन, ठीक है। जो रिस्पोंडेंट है वो आर्ग्यू कर सकते हैं, यहाँ आर्ग्यू हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, और दूसरा हाई कोर्ट कैन कंसिडर अदर रिलेवेंट लीगल इशूज़, कि अगर कोई हाई कोर्ट के नज़र पे अगर कोई अदर इश्यूज़ भी है तो वो भी हाई कोर्ट जो है एड्रेस कर सकते हैं, कंसिडर कर सकता है। फोकस ऑन लीगल इशू, सेकंड अपील जनरली फोकस ऑन लीगल एरर्स नॉट मिस्टेक इन फैक्चुअल फाइंडिंग, ये तो मैंने बता रखा है। एक्सेप्शन, प्रोसीजरल एरर्स बाय द लोअर अपीलेट कोर्ट माइट बी कंसिडर्ड। कोई प्रोसीजर में एरर हुआ है, समन ही सही से नहीं भेजा है, तो तब भी हो सकता है प्रोसीजर में एरर हुआ है, जजमेंट करने के प्रोसीजर में। की टेक अवे में देखो क्या लिखा है मैंने, सेकेंड अपील आर अ वे टू चैलेंज लीगल एरर्स मेड बाय द लोअर अपीलेट कोर्ट नॉट टू रिविजिट फैक्चुअल फाइंडिंग, ठीक है। तो लीगल एरर है तभी जाके सेकेंड अपील होता है, ये दिमाग में बिठा लो, छाप लो। सेकेंड अपील कब होगा? अगर लीगल एरर है तो। अगर कोई फैक्चुअल एरर है, 2,000 की जगह 2 लाख लिख दिया पेनल्टी में, तो उस सारे में अपील नहीं होता। सेकेंड अपील का देखो, लिमिटेड स्कोप, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स आर ओनली अलाउड फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर विद लीगल फ्लॉ। ये तो बार बार रिपीट हो रहा है ये चीज़, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, लीगल फ्लॉ है तभी जाके। अपीलेबल ऑर्डर विद प्रोसीजरल एरर्स और इरेगुलरिटीज़, प्रोसीजर करने में एरर हुआ है, जजमेंट सुनाने में एरर हुआ है, या फिर किसी प्रकार का इरेगुलरिटीज़ है तो तुम अपील कर सकते हो। एग्जाम्पल को रीड कर सकते हो, नहीं करने से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद देखो, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ ऑर्डर 43 रूल 1, ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर सेक्शन 100 सेकेंड अपील, ठीक है। तो ये दो तुमको रट्टा लगा लेना है सिर्फ, क्योंकि वो रूल वगैरह ऑर्डर वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइडेड नहीं है, सिर्फ यही लिखा है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। तो की पॉइंट्स क्या रहेगा? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स आर ए मैकेनिज्म टू चैलेंज प्रोसीजरल मिस्टेक बाय द कोर्ट, नॉट द मेरिट ऑफ द केस इटसेल्फ। तो प्रोसीजरल मेरिट है, प्रोसीजरल मिस्टेक है तभी जाके देखा जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट,
अपील कैन रीच द सुप्रीम कोर्ट इन 3 ways: सर्टिफिकेशन, स्पेशल लीव, हाई कोर्ट डिसीजन। ठीक है, और यहाँ पे 4 वाला लिखा दिया, यहाँ पे कोर्ट इन 3 ways बता के 4 लिखा दिया। हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सर्टिफिकेशन, द लोअर कोर्ट हैंडलिंग द केस बिलीव्स इट्स इंपॉर्टेंट इनफ फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन। ठीक है, लोअर कोर्ट को लग रहा है, मतलब हाई कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना, सर्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर द अपील, गॉट इट। उसके बाद स्पेशल लीव, द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ ग्रांट परमिशन फॉर द अपील अंडर सेक्शन 112। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि तुम आओ मेरे पास, ये वाला केस मेरे को देखना है। हाई कोर्ट डिसीजन, अपील from final judgment, decree or order passed on appeal by a high court or any other final appellate court। तो हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो ऑब्वियसली तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कोई केस डायरेक्टली हाई कोर्ट गया तो उसके बाद अपील कहाँ पे करेगा? हाई कोर्ट के ऊपर तो कौन सा कोई कोर्ट है ही नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, तो वहीं पर जाओगे। देखो, लिमिटेड न्यू एविडेंसेस, जनरली न्यू एविडेंस कैनॉट बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट अपील। एक्सेप्शन फॉर न्यू एविडेंस, द लोअर कोर्ट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिलेवेंट एविडेंस। अगर लोअर कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या एविडेंस बोला है कि मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं करना है, तो तुम ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में दिखा सकते हो, वरना न्यू एविडेंस नॉर्मली एडमिशन नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट नीड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू मेक ए जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि भैया और एविडेंस लाओ। देयर्स अनदर सब्सटेंशियल रीजन, कोई और रीजन भी हो सकता है। ठीक है, कोई और सब्सटेंशियल रीजन भी हो सकता है जहां पे नेसेसरी है न्यू एविडेंस पेश करना, तो तब तुमको पेश करना होगा। रिक्वायरमेंट फॉर अपीलेट जजमेंट, क्लियरिटी स्टेट पॉइंट बीइंग डिसाइडेड, डिसीजंस ऑन दोज पॉइंट्स, रीजन फॉर द डिसीजन, रिलीफ ग्रांटेड टू द अपीलेंट, साइंड एंड डेटेड बाय द जज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये जो अपीलेट जजमेंट होगा, मतलब अपील करने का जो अपील तुमने किया है, जो अपील करने का जो जजमेंट आया है उसको कहा जाता है अपीलेट जजमेंट। तो वो क्या क्या करेगा? क्लियरली स्टेट करेगा। क्या क्लियरली स्टेट करेगा सर? पॉइंट्स जो डिसाइड हुआ है, डिसीजन जो लिया गया है उस पॉइंट्स में, और रीज़न क्या है उन डिसीजंस का, रिलीफ क्या ग्रांट किया गया है, और उसको साइन कर देना है बाय द जजेस। समझ में आ रहा है? रिक्वायरमेंट फॉर अपीलेट जजमेंट्स। नेक्स्ट है रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन इन सिविल प्रोसीजर। रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन इन सिविल प्रोसीजर, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद है सूट बाय अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन, उसके बाद सूट अगेंस्ट माइनर, उसके बाद है इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट, उसके बाद है समरी प्रोसीजर, उसके बाद है कमर्शियल कोर्ट। तो ये फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट करेंगे। देखो, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, अ कोर्ट कैन before judgment refer a specific legal question in a case to the high court for its opinion. The high court will then provide an opinion on the matter. तो नीचे वाला कोर्ट रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट से जो है मतलब हाई कोर्ट से कोई सजेशन ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। अ कोर्ट जजमेंट सुनाने से पहले, लोअर कोर्ट जजमेंट सुनाने से पहले उसने रेफर किया, एक लीगल क्वेश्चन जो है वो पूछा ऊपर वाले कोर्ट से, फॉर हाई कोर्ट से, फॉर इट्स ओपिनियन, कि हाई कोर्ट का ओपिनियन क्या है। क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसको कहा जाता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अच्छे से सुनो, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट डायलेमा में है कि मेरे को ये जजमेंट सुनाना है कि नहीं है, ये डिलेमा में है लोअर कोर्ट। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो उस टाइम पे लोअर कोर्ट जो है हाई कोर्ट से क्वेश्चन कर सकता है कि सुनो ना, मैंने ये सोचा है कि ये इस बात पे ना मेरे को ये डिसीजन सुनाना है, आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन दो। तो उसको कहा जाता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट विल देन प्रोवाइड ओपिनियन टू द मैटर। रिव्यू, अ पार्टी कैन अप्लाई टू द कोर्ट दैट इशूड अ डिक्री और ऑर्डर फॉर रिव्यू। इसका ध्यान रखना, रेफरेंस जो है, देखो इसको मैं दिखा देता हूं तुमको। रेफरेंस जो है लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को करेगा, ठीक है। फिर रिव्यू जो है, क्या बताओ, रिव्यू जो है सेम कोर्ट करेगा।
जिसने डिक्री सुनाया, ठीक है, डिक्री या तो ऑर्डर। हमेशा रिव्यू मतलब समझ में आ रहा है ना कि और एक बार देख दो सर। तो और एक बार कौन देखता है? कोई दूसरा इंसान देखता है, सेम बंदा देखता है, सेम बंदा देखेगा, सेम कोड देखेगा। तो इसको ध्यान में रखना है, ये 2 पॉइंट लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है रिवीजन। रिवीजन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ अ केस डिसाइडेड बाय द लोअर कोर्ट वेयर नो अपील एग्जिस्ट। द हाई कोर्ट कैन रिवाइज द डिसीजन इफ द लोअर कोर्ट lacked jurisdiction to decide the case, failed to exercise proper jurisdiction, acted illegally or with significant irregularities। इसका मतलब क्या है? रिवीजन, रिवाइज कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देख देगा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है उसको रिवाइज करेगा। कौन? हाई कोर्ट। क्यों? ये सारे रीजंस की वजह से। 1 2 3। पहला रीजन क्या है? जुरिस्डिक्शन ही नहीं है लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट के पास पावर ही नहीं है ये वाला केस सुनने के लिए, तो हाई कोर्ट देख लेगा, हाई कोर्ट छीन लेगा वो केस उससे। दूसरा, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है अपने पावर्स का, तो हाई कोर्ट देख लेगा। और इलीगली एक्ट किया है लोअर कोर्ट ने, तो भी हाई कोर्ट देख लेगा। हाई कोर्ट बोलेगा मैं देख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो रिवीजन समझ में आ चुका है। लिमिटेशंस क्या है इसका? हाई कोर्ट कैनॉट चेंज मोस्ट ऑर्डर्स डिक्री विद एग्जिस्टिंग अपील राइट। रिवीजन डज नॉट ऑटोमेटिकली स्टे द ओरिजिनल केस प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट अगर रिवाइज कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर हाई कोर्ट रिवाइज कर रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं है जो आपका जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग है ना वो इनवैलिड है, उसको स्टे कर दे, उसको पॉज कर दे, वो नेसेसरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन तुम याद रखो तब भी चलेगा, याद ना रखो तब भी चलेगा। रिवीजन कौन करेगा इसको ध्यान में रख लेना है। फिर से बता रहा हूँ, रेफरेंस कौन और कौन करता है? देखो, रेफरेंस जो है वो लोअर कोर्ट करेगा हाई कोर्ट से, रेफरेंस के लिए मांगेगा। रिव्यू करेगा सेम कोर्ट, और यहाँ पे रिवीजन होगा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट का रिवाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में बता दो फटाफट क्या है रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। रेफरेंस, सीक हाई कोर्ट ओपिनियन। Review, ask the original court to reconsider. Revision, high court can review a lower court decision. सिंपल बात है भैया, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के अगेंस्ट अगर सूट फाइल हो रहा है तो किसके बिहाफ पे होगा? देखो, साइनिंग एंड वेरीफाइंग प्लेजिंग्स इन लॉ सूट इन्वॉल्विंग कॉरपोरेशंस, एनी लीगल डॉक्यूमेंट कैन बी In lawsuit involving corporations, any legal documents can be signed and verified on the corporation's behalf. Corporation के behalf, कंपनी के behalf पे कौन लीगल चीज़ जो है वो करेगा? नंबर 1 सेक्रेटरी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी। फिर है ए डायरेक्टर। नंबर 3 अनदर प्रिंसिपल ऑफिसर विद नॉलेज ऑफ द केस डिटेल्स, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। सर्विंग समन्स, अनलेस स्पेसिफिक रूल्स dictate otherwise, a summon for a corporation can be served by delivering it to the secretary. सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी को भेज दो, डायरेक्टर को भेज दो, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर को भेज दो। लिविंग इट और मेलिंग इट टू द कॉर्पोरेशंस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, इफ नो रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जिस्ट, डिलीवरिंग इट टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। समझ में आ चुका है। समन किसको भेजोगे? कंपनी सेक्रेटरी को भेजो, या फिर उसके डायरेक्टर को भेजो, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर को भेज सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट ऑर्डर अपीयरेंस, कौन अपीयर करेगा केस कोर्ट के सामने? हाँ जी, वही कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, या फिर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। तो कोर्ट कैन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द केस रिक्वायर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कॉर्पोरेशंस टू अपीयर इन पर्सन, है ना। तो कोर्ट बोल सकता है कि भैया इस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भेजो। तो कौन जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी जाएगा ना। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में है तो कंपनी सेक्रेटरी जाएगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, गरीब कंपनी है, तो कोई अदर बंदा जो है वो जाएगा, अनदर प्रिंसिपल ऑफिसर जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टर जाएगा। कौन से कोर्ट में सर? ये वाला कोर्ट जो है ना वो ट्रिब्यूनल्स होता है। चलो उसके बाद देखो माइनर का सूट देखेंगे हम लोग। सूट बाय अगेंस्ट माइनर एंड ल्यूनेटिक्स। माइनर कौन है? जो डिफाइंड एज समवन अंडर 18 और अंडर 21 इफ ए गार्जियन और कोर्ट ऑफ वार्ड मैनेजेस देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, माइनर सू थ्रू अ नेक्स्ट फ्रेंड,
ये देखो, ये नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है? नेक्स्ट फ्रेंड होता है कोई भी इंसान हो सकता है। माइनर जो है ना, वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड से, नेक्स्ट फ्रेंड जो कि एक मेजर होता है, ठीक है, वो हेल्प करता है माइनर का केस लड़ने में। अब ये जो मेजर है, ये जो नेक्स्ट फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नीड नॉट कि आपके फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है जो कि माइनर नहीं है और माइनर के बिहाफ पे वो लड़ रहा है। माइनर सू थ्रू अ नेक्स्ट फ्रेंड, क्योंकि माइनर तो खुद सू नहीं कर सकता, तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के बिहाफ के थ्रू सो करेगा। एन एडल्ट ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट ऑलरेडी ए डिफेंडेंट इन द केस हुज इंटरेस्ट अलाइक विद द माइनर, सूट विदाउट ए नेक्स्ट फ्रेंड कैन बी डिसमिस्ड बाय द डिफेंडेंट। तो नेक्स्ट फ्रेंड होना ज़रूरी है। छोटा बच्चा आके सू कर देगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसका नेक्स्ट फ्रेंड होना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड भी कोई भी हो सकता है। डिफेंडेंट माइनर्स, द कोर्ट अपॉइंट्स अ गार्जियन फॉर द सूट टू रिप्रेजेंट द माइनर डिफेंडेंट रीचिंग मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डिफेंडेंट जो है वही माइनर है, डिफेंडेंट ही माइनर है, तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट कर देगा कोर्ट। अपॉन रीचिंग मेजॉरिटी द माइनर प्लेंटिफ कैन चूज टू कंटिन्यू द सूट एंड अप्लाई टू रिमूव द नेक्स्ट फ्रेंड एंड प्रोसीड इन देयर ओन नेम, अबंडन द सूट एंड अप्लाई फॉर डिसमिसल, रिपेइंग कॉस्ट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि अपॉन रीचिंग मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी जब हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा उसका, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है? प्लेंटिफ मतलब जिसने केस किया है वो क्या कर सकता है? वो या तो उसका वो चूज़ कर सकता है कि भैया मेरा जो नेक्स्ट फ्रेंड है ना, इसको हटाओ, मैं खुद लड़ूंगा, अब मैं अब ही मैन बन चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद लड़ूंगा। तो कंटिन्यू द सूट एंड अप्लाई फॉर रिमूव द नेक्स्ट फ्रेंड, अप्लाई टू रिमूव द नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, या तो कोर्ट वो सूट को ही अबंडन कर सकता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैंने गलत काम कर दिया था सू करके, मैं चाहता हूँ कि ये सूट बंद हो जाए, ये केस बंद हो जाए, तो बंद कर सकता है, डिसमिसल हो सकता है। अगर ल्यूनेटिक पर्सन है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, पागल इंसान है, तो सिमिलर रूल अप्लाई करतेगा, उसके ऊपर भी पूरा सिमिलर रूल है। ठीक है, अलग से बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनहेरिट पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में, कोर्ट के पास एक इनहेरिट पावर होता है, जो कोर्ट के पास होता है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? हाँ, इनहेरिट का मतलब क्या होता है बताओ ना। इनहेरिट का मतलब होता है कोर्ट के पास अपने आप वो पावर होना, किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो उसके पास अपने आप है। दिस सेक्शन डजंट ग्रांट न्यू पावर्स बट एक्नॉलेजेस द कोर्ट इनहेरिट पावर्स। मतलब कोर्ट के पास क्या पावर है? जस्टिस इंश्योर करेगा ना, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द कोर्ट सिस्टम, ये इनहेरिट पावर है कोर्ट का। इट अलाउज कोर्ट टू एड्रेस सिचुएशंस नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड बाय द सीपीसी। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन भी है जो सीपीसी में कवर्ड नहीं है, तो वो भी कोर्ट को पावर देता है कि भैया तुम सुनाओ इसके रिगार्डिंग जजमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीपीसी में कवर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग से जजमेंट सुनाओ, कोर्ट के पास पावर है पूरा। ठीक है, सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। अच्छा, की पॉइंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेनेशन के वेल्लास्वामी वर्सेस एन पलनसामी। अच्छा, ये जो है ना, इसको रीड कर लेना एक बार, रीड कर, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इसको रीड कर लेना है। अच्छा, ये यहीं तक करना है, इनहेरिट पार्ट्स ऑफ द कोर्ट यहीं तक होगा आपका। उसके बाद आपको सीधा आ जाना है समरी प्रोसीजर पे। व्हाट आर समरी प्रोसीजर? मतलब समरी प्रोसीजर होता है फास्टर काम होना, फास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर रिजॉल्विंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केसेस। पर्पस क्या है? फटाफट जस्टिस मिलना फॉर माइनर ऑफेंसेस, छोटा मोटा ऑफेंसेस के लिए, एंड सर्टेन डेड रिलेटेड क्लेम्स, रिड्यूस डिले इन कमर्शियल मैटर्स। तो फटाफट करने के लिए समरी प्रोसीजर होता है। टू टाइप्स ऑफ समरी प्रोसीजर, टू मेन टाइप्स होता है, एक है समरी ट्रायल्स क्रिमिनल, नेक्स्ट होता है समरी सूट सिविल। ठीक है, समरी ट्रायल एंड समरी सूट, दो प्रकार के समरी प्रोसीजर्स होता है। अच्छा, समरी ट्रायल गवर्नड बाय सेक्शन 26 to 265 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, applicable for offences within maximum penalty less than that life imprisonment or 2 years, specific theft, receiving stolen property and house harassment causes under value 2000। इसका मतलब समझ लेना, अगर आपका पेनल्टी डेथ पेनल्टी नहीं है, अगर आपका पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, अगर आपका पेनल्टी 2 साल नहीं है, इससे कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर समरी ट्रायल। समरी ट्रायल तो फटाफट डिसीजन देना, तो फटाफट किसी को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो खत्म हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा बात। फटाफट डिसीजन सुनाने के टाइम पे तुमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, फटाफट डिसीजन सुनाने के टाइम पे तुमको जो है डेथ सेंटेंस दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, भाई साहब समरी ट्रायल लेके तो गलत कर दिया मैंने। तो ये 3 चीज़ जो है नहीं हो सकता समरी ट्रायल में। ठीक है,
समरी ट्रायल में क्रिमिनल मैटर्स में ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता कि आपको 2 साल से ऊपर तक 3 साल के लिए सज़ा सुना दिया भैया। समरी ट्रायल फटाफट करते करते जज ने मिस्टेकली 2 साल की जगह 3 साल दे दिया, तो ये अलाउड ही नहीं है। 2 साल के नीचे का पनिशमेंट अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं अलाउड है। ये समझ में आ चुका है। और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह स्टोलन वगैरह कोई केस है तो 2000 के नीचे का है तो जाके समरी ट्रायल में आएगा, वरना नहीं आएगा। समरी सूट सिविल वाला देखेंगे हम लोग। एप्लीकेबल फॉर क्लेम्स इन्वॉल्विंग बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, ये आपको ईबीसीएल में पढ़ने को मिलेगा। ईबीसीएल अब हो चुका है ईसीआईपीएल, ठीक है। जीआईजीएल में भी कुछ चैप्टर्स में मिलेगा आपको, ठीक है। डेट और फिक्स्ड सम मॉनेटरी डिमांड अराइजिंग फ्रॉम रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स इन इनैक्टमेंट्स, गारंटीज, एम टू प्रिवेंट अननेसेसरी डिले बाय डिफेंडेंट। तो सिंपल चीज़ है, पैसे का लेन देन वगैरह है तो वो सिविल समरी ट्रायल्स में हो जाता है। पैसे का लेन देन कैसे होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडीज हो गया, प्रोमिसरी नोट्स हो गया, चेक हो गया, किसी ने किसी को चेक देना था लेकिन नहीं दिया, ठीक है, हुंडीज हो गया। फिक्स्ड सम कुछ अमाउंट देना था लेकिन नहीं दिया, तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो नहीं मान रहा है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट के ये जो आलसीपन है ना, उसको एम टू प्रिवेंट अननेसेसरी डिले बाय डिफेंडेंट डिले कर रहा है तो उसको डिले ना होने के लिए समरी ट्रायल किया जाता है, समरी सूट फाइल किया जाता है। समझ में आ रहा है? समरी सूट फॉर सिविल मैटर्स एंड समरी ट्रायल फॉर क्रिमिनल मैटर्स। चलो आगे देखेंगे, इसको रीड कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमर्शियल कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश कमर्शियल कोर्ट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। दे कैन स्पेसिफाई द मिनिमम केस वैल्यू, कितना हो सकता है, करेंटली 3 लाख है और हायर, एंड डिफाइन द कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। जजेस आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये कमर्शियल कोर्ट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको यहाँ से गेन हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट बैठ सकता है, मिनिमम का वैल्यू हो सकता है 3 लाख का या फिर उससे ज़्यादा। केस वैल्यू 3 लाख, इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे जा सकता है कमर्शियल कोर्ट में, ठीक है। और जज अपॉइंट कैसे होगा? बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। चलो ये समझ में आ चुका है सर। नेक्स्ट बताओ, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा सर? ज्यूरिसडिक्शन में कमर्शियल कोर्ट हैंडल्स सूट एंड एप्लीकेशंस रिगार्डिंग कमर्शियल डिस्प्यूट एक्सीडिंग ए स्पेसिफिक वैल्यू। तो वैल्यू तो यहाँ पर है। अच्छा, हाई कोर्ट विद ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन हैव कमर्शियल डिवीजन। मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर हर्ड बाय कमर्शियल डिवीजन। तो इंटरनेशनल मैटर है तब भी यहाँ पे सुना जाता है। डिटरमाइनिंग द स्पेसिफाइड वैल्यू, द वैल्यू इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एक्योर्ड फॉर मनी रिकवरी, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइलिंग डेट एंड एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू। तो ये कंडीशंस यूज़ किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग कि कितना वैल्यू हो सकता है, कितना वैल्यू का केस हो सकता है और इस वैल्यू का केस जा सकता है कि नहीं। तो देखो तुम गए कोर्ट में, कमर्शियल कोर्ट में, तुम बोलोगे कि मेरा केस देख दो, बोलेगा तुम्हारे केस का वैल्यू क्या है, तो तुम उसको निकालोगे ना। वैल्यू कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे भाई मेरे, ऐसे। तो ये डिटरमाइन करके तुमको निकालना होगा, ये तुमको मगअप करना है ये वाला चीज़। अच्छा, उसके बाद प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। द एक्ट इनकरेजेस सेटलिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन भी। तो कमर्शियल डिस्प्यूट क्या है? ये कमर्शियल कोर्ट में तुमको वही कोर्ट कचहरी का चक्कर बाबू भैया, तो इसलिए आपको इनकरेज किया जाता है कि भैया मीडिएशन से सॉल्व कर लो भाई मेरे, मीडिएशन से बातचीत करके ख़त्म कर लो, ठीक है। तो मीडिएशन अटेम्प्ट्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 months विद ए पॉसिबल 2 month एक्सटेंशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। 3 महीने के अंदर अंदर मीडिएशन, अगर तुम मीडिएशन के लिए मान रहे हो तो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और अच्छा एक्सटेंशन चाहिए 2 महीना मैक्सिमम। द सेटलमेंट अग्रीमेंट हैज़ सेम status as an arbitral award under the Arbitration and Conciliation Act. तो the settlement agreement has the same status as an arbitral award। इसका मतलब क्या होता है कि जो तुमको ये मीडिएशन से जो तुम्हारा सेटलमेंट होगा ना, वो इक्वल्स टू द कोर्ट जजमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। अपील हो सकता है, हाँ हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट हो सकता है within 60 days to the commercial appellate court, to the commercial appellate division। अच्छा, all appeal must be decided within 6 months of filing। क्या समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपील हो सकता है, हाँ हो सकता है। किसको अपील करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट टू द कमर्शियल अपीलेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट टू द कमर्शियल अपीलेट डिवीजन। तो 60 days के अंदर अंदर हो सकता है। यही है आपका कमर्शियल कोर्ट, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। इसी के साथ भाई मेरे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये नोट्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना फ्रॉम द फ्री रिसोर्सेज सेक्शन।
आज के वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।